हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट होने से पहले जो इनका बेसिकली फार्मूला है उसको आज देख लेते हैं। जैसे वज्र गुणन विधि, देखिए अब तक हम लोगों ने दो विधि पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि होता क्या है? देखिए, इसमें पिछली दो विधियों की भांति ही इसमें भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में दो समीकरण होगा, जिसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसको जब लेंगे तो एक फार्मूला होता है कि x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे का बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यानी जब हमें x का मान निकालना होगा तो इन सब जगहों पे इसका मान रख लेंगे उस समीकरण का, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, जब y निकालना होगा तो वही फार्मूला होता है इस टाइप का, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यह y का निकालने के लिए यह फार्मूला है और यह दोनों फार्मूला इसी दोनों मूलभूत समीकरण से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला और भी है, x बटे पूरे का b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो बस इसमें करना क्या है कि जब हमें x का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू जब भी निकालना होगा तो इस x वाले टर्म का पूरे का मान तुलना करेंगे इस 1 इतने से। फिर वैसे ही जब इस y का मान निकालना होगा तो इस y बटे इतने का तुलना करना होगा इससे, यानी x का भी कंपेयरिंग इससे होगा और y का भी कंपेयरिंग इसी से होगा। तो हमें x और y के मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्या ये देखते हैं इस पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.5 दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उसके बाद से इसमें दिया हुआ है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मैंने इसके पहले एक टेबल दिखाया था इसी एनसीईआरटी के बुक में 3.4 करके, उस टेबल को पेज नंबर 51 या 57 पे है। तो उसमें क्या दिया था कि किसका हल है, किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, या परिमित रूप से अनेक हल है, उसका तीन ही है। तो उस टर्म को आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का गुणांक जो कुछ भी नहीं है तो एक होगा, तो वह a1 या b1 या c1, फिर यह a2 या b2 और यह c2, सबका नोट कर लेंगे। उसके बाद से डायरेक्टली हम x और y के फार्मूले पर रख लेंगे। वो भी कब? जब इसका अद्वितीय हल की स्थिति में होगा तभी हम इस विधि को अप्लाई करेंगे, अन्यथा यदि यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं इसको, सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो समीकरण का जो रूप है वह आप देख सकते हैं कि यह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप का है, और यह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का है। अब यहाँ पे a1 क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 है 1 और b1 है -3 और c1 है यहाँ पे -3, यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर वैसे ही अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, a2 है देखिए 3, फिर b2 है -9 और c2 है -2, यह भी हम नोट कर लिए। फिर करना क्या है, कभी इनका हम तुलना करेंगे। जैसे a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 मतलब कि 1/3। फिर वैसे ही b1 बाई b2, तो इसका मतलब कि -3 बटे -9, छोटा करेंगे तो 1/3 यह भी हो जाएगा। फिर एक और निकाल लेंगे c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 मतलब कि -3 बाई -2 यानी 3/2, यह भी हम नोट कर लिए।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशन से कि A1/A2 का मान देखिए B1/B2 के मान के बराबर है, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, या अतः पीछे का टर्म वही 3.4 जो टेबल मैंने बताया था उसी को आप ध्यान में रखेंगे। लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण में या दिए गए समीकरण में युग्म का कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे कि कोई हल नहीं है। अर्थात जब आप जानते हैं कि जब कोई हल नहीं होता है तो यह क्या होता है, तो असंगत होता है, और जिनका हल होता है वह संगत होते हैं। आप पीछे का टेबल आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब यह अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं आ रहा है तो आप इसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, बस इतना ही पे आप छोड़ देंगे। अब आइए जो इसका दूसरा सवाल है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो इसको भी हल कर लेते हैं। यानी 2x + y = 5 और एक है 3x + 2y = 8। इनको आप नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह जो c वाला टर्म है इसको ऐसे ले लीजिए ताकि प्लस माइनस आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। 3x + 2y - 8 = 0, इतना नोट कर लेंगे। अब यह भी A1x + B1y + C1 = 0 और यह A2x + B2y + C2 = 0 के रूप का है। बस यहाँ पे डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए कि A1 = 2, B1 = यहाँ पे 1, C1 = -5। फिर यहाँ पे A2 = 3, B2 = 2, C2 = -8। बस यह नोट कर लेंगे। फिर इसका भी क्या करेंगे कि वही तुलना करेंगे। यानी A1/A2 = मिल जाएगा 2/3। फिर B1/B2 = मिल जाएगा 1/2। फिर अब यहाँ पे C1/C2 भी लिख सकते हैं। C1/C2 यानी -5/-8 यानी 5/8। यह नोट कर लिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि A1/A2 यह बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, तो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो यानी नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे यह क्या होता है आप देख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेबल 3.4 है आप उसको ज़रूर केयर करेंगे, इसके पिछले वाले में मिल जाएगा आपको। तो उस टेबल में यही दिया हुआ है कन्फर्मेशन के साथ कि जब आपका दिए गए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है, यानी तो यह कंडीशन आपको फॉलो करेगा। और इसमें कहा भी गया है कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति होगी तो आपको मान भी निकालना है। तो मान कैसे निकालना है, तो मान निकालने के लिए आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो वज्र गुणन विधि के प्रयोग में आपको सूत्र मिल जाएगा। तो सूत्र क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको सूत्र दिखाया था कि x का और y का। तो x और y का जैसे यहाँ पे एक सूत्र भी नोट कर दे रहे हैं कि x बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः वज्र गुणन विधि से हल करने पर अब यानी अब आइए देखते हैं कि वज्र गुणन विधि में होता क्या है।
तो बस इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। x बराबर क्या फार्मूला होता है, तो B1C2 माइनस B2C1 पूरे का बटे A1B2 माइनस A2B1। यानी अब यह मान आप डायरेक्ट रख लीजिए। तो मान कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपने XY माना हुआ है, यानी A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2, बस उसी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे B1 क्या है, तो B1 का मान 1 है। फिर C2 क्या है, तो C2 का मान आप देख सकते हैं कि -8 है। फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। फिर B2 है। फिर B2 का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ से आप B2 का मान रख लेंगे 2। फिर C1 का मान तो -5। फिर पूरे का बटे A1 B2, यानी A1 का मान है यहाँ पे 2, फिर गुणे B2 का मान है 2, फिर माइनस A2 का मान क्या है, तो आप A2 का मान देख सकते हैं 3 है। फिर B1 क्या है, तो B1 का मान यहाँ पे 1 है। अब सेम वही मान रख लीजिए। फिर देखिए -8 और माइनस माइनस प्लस यानी 10, नीचे 4 और -3, 10 में 60 निकला 2/1, यानी x का मान क्या मिल गया, तो 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x = 2, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। फिर वैसे ही अब y का मान निकालेंगे। तो y के लिए फार्मूला क्या है, सबसे आसान यही C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब इसका भी मान आप डायरेक्ट रखना शुरू कर दीजिए। C1 मतलब कि -5 गुणे A2 मतलब कि 3, फिर माइनस C2 मतलब कि -8, फिर गुणे A1 का मतलब 2, और नीचे फिर क्या करेंगे A1, तो A1 का मान 2 और B2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 2, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर A2 का मान 3 और B1, तो B1 का मान 1। यानी इन सब का मान आप रख लेंगे उसी समीकरण से। तो फिर -15 और माइनस माइनस प्लस 16 और बटे 4 -3, यानी 16 में से 15 निकला 1/1, यानी 1। यानी कहने का मतलब कि y का मान मिल गया आपका 1। यानी हमें कहीं न कहीं x और y का मान प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल x बराबर 2, y बराबर 1 है। यानी क्या है, तो यही हल है। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा हल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।